नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने काव्य खंड के 3 पाठ पढ़े। आज हम गद्य खंड का प्रथम पाठ 2 बैलों की कथा पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। सर्वप्रथम लेखक परिचय करते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती हैं। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। पशुओं और किसान समाज जो है, उनमें भावनात्मक संबंध है, उसका इस कहानी में प्रेमचंद जी ने वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। पंचतंत्र और हितोपदेश पशु पक्षियों के पात्र पर आधारित पुस्तकें हैं। ऐसे ही प्रेमचंद जी ने बैलों के माध्यम से हमें समझाया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार ये कहानी उस समय जबकि भारत परतंत्र था, तो ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। अब इस कहानी का सार पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद में कहानी पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। प्रेमचंद जी कहते हैं, गधा एक सीधा सरल स्वभाव का जानवर है। वह सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह कभी बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं,
फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। इतने सारे ऋषि मुनियों जैसे गुण हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं बैल भी गधे के भाई हैं, पर कई बार वे कई तरीक़ों से अपना असंतोष प्रकट कर ही देते हैं। झूरी काछी के पास में हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। किसान है झूरी काछी, उसके पास में हीरा और मोती नाम के दो सुंदर स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। दोनों बैलों के बीच में भी मित्रता थी। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। झूरी का साला उन बैलों से काम तो करवाता था, पर उन्हें खाने के लिए रूखा सूखा भूसा ही डालता था। अतः दोनों रस्सी तुड़ा करके झूरी के पास में भाग गए। वहाँ से वापस रस्सी तुड़ा करके वो झूरी के घर आ गए। झूरी उन्हें देख करके बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। झूरी ने उन्हें खाना पीना दिया, अब उनके खाने पीने की कमी नहीं थी। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया, क्योंकि वो उसके भाई के घर से दोनों भाग आए थे। इसलिए झूरी की स्त्री को उन बैलों का भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी और मजूर द्वारा खाली भूसा खिलाया गया। बैलों को खरी खोटी सुनाई और मजूर को सलाह दे दी गई कि उन्हें खाली भूसा ही डाला जाए। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। अब दोबारा झूरी का साला उन्हें लेने आ गया दूसरे दिन। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। उन बैलों से मेहनत तो बहुत करवाई गई, पर खाने के लिए उन्हें सूखा भूसा ही डाला गया। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती कई मौक़ों पर गाड़ी को खाई में गिराना चाहता था, पर हीरा ने उसे समझाया, धीरज बंधवाया। मोती बड़ा गुस्सैल था, अर्थात मोती को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। मोती हल लेकर भाग गया, क्योंकि हीरा की नाक पर बहुत सारे डंडे बरसाए गए, तो मोती को गुस्सा आ गया, इसलिए वो हल लेकर भागा। पर गले में बड़ी रस्सियां थी, इसलिए वापस पकड़ लिया गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालात बहुत ख़राब थी। वहाँ पर झूरी काछी का जो साला था वो उनको खूब मारता पीटता था। इस तरीके से दोनों बैलों की हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ एक छोटी सी बालिका भी रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। उस लड़की को उन बैलों से लगाव था, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी और सौतेली माँ थी, उसे मारती रहती थी उस लड़की को। वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत ख़राब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियाँ खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर वो पकड़ में ही नहीं आए। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, फिर भी वे बहुत खुश थे। अब दौड़ते समय उन्हें
मार्ग का ज्ञान नहीं रहा, वे रास्ता भूल गए, फिर भी बड़े खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हो गया। दोनों ने मिलकर के उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देकर हीरा भी खुद आ फंसा। अब मोती दलदल में फंस गया था वहाँ, तो मोती को देख करके हीरा भी भागा नहीं, वो भी वहाँ आकर फंस गया। दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस मवेशी खाना होता है जहाँ लावारिस पशुओं को बंद कर दिया जाता है। तो दोनों को वहाँ बंद कर दिया गया कांजी हाउस में। वहाँ और भी जानवर बंद थे, सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भी भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी न भाग सका। बाकी सारे जानवरों को दीवार गिरा करके उन्होंने वहाँ से भगा दिया। मोती भी भाग सकता था, पर उसका साथी हीरा बंधा हुआ था, इसलिए वो भाग नहीं सका। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। एक दड़ियल आदमी को हीरा और मोती बेच दिए गए, वो उन्हें ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है, क्योंकि वो कसाई था। उन्होंने सोचा कि अब मारे जाएंगे। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। जब वो दड़ियल के साथ में जा रहे थे तो चलते चलते उनको अचानक ऐसा लगा कि वो जाने पहचाने रास्ते पर आ गए हैं। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे। दोनों मुक्त भाव से उछलने कूदने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। वापस अपने मालिक के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। झूरी ने जब दोनों बैलों को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। जिस आदमी ने उन्हें खरीदा था उसने आकर के उन बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर ज़बरदस्ती करने लगा। झूरी ने कहा कि वो तो उसी के बैल हैं, पर जिस आदमी ने खरीदे थे वो जोर ज़बरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। मोती ने सींग चला करके दड़ियल को बहुत दूर तक भगा दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर के दोनों को चूम लिया। इस बार घर की जो मालकिन थी उसने भी उन दोनों बैलों को गले लगाकर उन दोनों को चूम लिया। इस प्रकार ये कहानी का सार है। विस्तार से कहानी अगले भाग में पढ़ेंगे। कुछ कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ हम समझते हैं। निरापद का अर्थ है सुरक्षित। पछाई पालतू पशुओं की एक नस्ल है। गोई का अर्थ है जोड़ी। कुलेल का अर्थ क्रीड़ा। विषाद अर्थात उदासी। पराकाष्ठा का अर्थ है अंतिम सीमा। पगैया पशु बांधने की रस्सी। गराव फूंदेदार रस्सी जो कि बैलों के गले में पड़ी रहती हैं। फूंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती हैं। टिटकार यानी मुंह से निकलने वाला टिक टिक की जो आवाज़ होती है, टिक टिक का शब्द है, उसे टिटकार कहते हैं। मसहलत का अर्थ है हितकर। रगेदना का अर्थ है खदेड़ना। साबिका अर्थात वास्ता या सरोकार। कांजी हौस मवेशी खाना। रेवड़ पशुओं का झुंड। थान पशुओं को बांधे जाने की जगह। उत्साह यानी उत्सव।